हेलो एवरीवन। जैसा कि आपका स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज हम अपने भाषा विज्ञान के चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कार्य। इससे पहले हम इसके बाकी डिटेल्स को हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कार्य। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क ख ग ज फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के लिए नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया था। तो क्या किया था, इन सारे जो 5 आपके अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं, उनके नीचे क्या करा था, उन्होंने नुक्ता लगाने का रिवाज प्रारंभ किया था। किसने किया था? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, सितारे हिंद जो है उनका एक उपाधि है और उनका नाम राजा शिव प्रसाद है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि नुक्ता जो लगाने का श्रेय जाता है ये किसे जाता है, तो आप बता सकते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। तो इन्होंने क्या किया था, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने अपनी जो इनकी मैगजीन थी हरिश्चंद्र मैगजीन, उसके जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का एक प्रयास किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। तो उन्होंने क्या करा, ठेठ हिंदी की संज्ञा दी है, एक तो आपकी जो प्रचलित हिंदी थी उस वक्त की, और उसे ठेठ हिंदी का क्या प्रचार किया था, और उन्होंने खड़ी बोली को पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था। तो अगर सवाल आ जाता है कि खड़ी बोली को पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन किसने चलाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग यानी कि 1900 से लेकर 1920 तक का जो टाइम पीरियड था उसे द्विवेदी युग कहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का मानकीकरण का सवाल उठाया था। तो उन्होंने क्या कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि खड़ी बोली का मानकीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि एक सक्रिय आंदोलन के रूप में आवाज़ उठाई। ठीक, ये हमने देखा। अब क्या है, युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली को हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही उन्होंने भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर क्या करा था, प्रवृत्त किया था, मतलब लेके आए थे वो, जिनका ध्यान नहीं था इस साइड में उनको भी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि द्विवेदी जी की प्रेरणा से जो हमारे कामता प्रसाद गुरु थे, उन्होंने क्या करा, हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहद व्याकरण लिखा था। तो अगर सवाल आता है कि हिंदी व्याकरण किसने लिखा है एक, तो ये आपका नाम होगा कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है। अब छायावाद युग जो था हमारा 1918 से लेकर 36 तक के बीच में, और छायावादोत्तर युग यानी कि 1936 के बाद तक का जो टाइम पीरियड था, इन सब में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कई आंदोलन चले थे। ठीक है, अब उसमें हम देखते हैं कौन कौन से आंदोलन चले थे। तो छायावादोत्तर युग में इतना कुछ नहीं हुआ जितना छायावाद युग में हुआ था, परंतु क्या हुआ कि भाषा का मानक रूप में अपने आप स्पष्ट होता चला गया। जो उसका मानक रूप था वो अपने आप क्या हुआ, स्पष्ट होता चला गया, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हो चुकी थी उस टाइम तक में इस पे क्या कहते हैं हिंदी में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हिंदी का एक स्टैंडर्ड वो बनते जा रहा था, क्योंकि जितने भी रचना करने वाले थे वो हिंदी की प्योर फॉर्म को अपना रहे थे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। यानी कि क्या करा था, इसे राजभाषा के रूप में 1947 के बाद प्रतिष्ठित कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं इस पर बहुत सारा काम था। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर की भाषा बन चुकी थी ये, तो इसमें सारे काम काज होने थे। इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा, एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दूसरा हिंदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो हिंदी विभाग है उसके माध्यम से जो भारतीय हिंदी परिषद है, एक तो इसका बहुत बड़ा योगदान था, और दूसरा
शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का निदेशालय का भी बहुत बड़ा योगदान था। भारतीय हिंदी परिषद की अगर हम बात करें तो भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का सबसे पहले प्रश्न 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया था। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास के लिए जो उसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म को डेवलप करने की बात हो रही थी, तो सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उठाया था, जिसमें क्या आते हैं जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कि उनकी तरफ से एक समिति गठित की गई, जिसमें क्या था डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, ये लोग सम्मिलित थे। और धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूप था। तो देखो धीरेन्द्र वर्मा ने क्या करा था कि देवनागरी किस पर काम किया था उन्होंने, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूप था। हरदेव बहारी ने वर्ण विन्यास की समस्या और आपका ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्ता ने हिंदी शब्द भंडार के स्त्रीकरण विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने प्रतिवेदन इन सब्जेक्ट्स पर प्रस्तुत किए थे। तो कई बार पूछा जा सकता है कि क्या आते हैं, किस ने किस पे किया था। अब है आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय की अगर हम बात करें तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी का प्रकाशन किया था। तो इन्होंने क्या करा था, इसके मानकीकरण के लिए हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 में प्रस्तुत किया। हिंदी की बोलियों के क्षेत्र को अगर हम देखें तो हिंदी बोलियों के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, या हिंदी क्षेत्र, या फिर हिंदी बेल्ट यानी कि हिंदी पट्टी कहते हैं हम। यही लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। अब हिंदी पश्चिम में क्या आता है, आपका अम्बाला जो हरियाणा वाला एरिया है, वहाँ से लेकर आपका पूर्व में जो आपका पूर्णिया है जगह है बिहार के अंदर एक, तो वहाँ तक फैला है। और उत्तर में क्या आता है, बद्रीनाथ केदारनाथ, मतलब हमारे उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में आपका खांडवा मध्य प्रदेश तक की जो बोलियाँ हैं वो सब किस में आती हैं, हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर आती हैं, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर आती हैं। इसके अंदर कहते हैं आपके 9 राज्य आते हैं। आपके उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और साथ में क्या आते हैं, आपकी राजधानी दिल्ली भी आती है। यानी टोटल आपके 10 क्षेत्र आ जाते हैं, और वैसे 9 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी, आपको पता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 में क्या आता है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके नाम से अपना क्या कहते हैं, एक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हिंदी उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या करा था, हिंदी उपभाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे कैसे बोलियाँ हैं हिंदी की, कहाँ कहाँ पर। बाद में ग्रियर्सन ने 1894 में ईस्वी में भारत के भाषाई का सर्वेक्षण आरंभ किया। 1927 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कि उनका सर्वेक्षण जो था 1927 में संपन्न हुआ। कितना टाइम लग गया देख रहे हो आप, यहाँ पे 1894 ईस्वी में उन्होंने शुरू करा था और 1927 में जाकर उसका संपन्न हुआ था। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी जॉर्ज ग्रियर्सन की है। इसमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनका व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। अब देखो कि इसके बाद 1926 ईस्वी में सुनीता कुमार चटर्जी ने, ठीक, सुनीति नाम है इनका, ठीक है, ये ध्यान रखना, सुनीति नाम है, तो इससे कभी कंफ्यूज मत करो जाना कि लड़की है लड़का है करके, ये लड़के हैं बॉय है। मतलब सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी में उपभाषा व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके अंदर बस इन्होंने एक चीज़ की थी कि इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, आपका जो पहाड़ी भाषाएं हैं उनको छोड़ दिया था, वो इन्हें भाषाएं नहीं गिनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनके फ्रेंड थे यानी कि धीरेन्द्र वर्मा, उन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास लिखा 1933 में, और उसके वर्गीकरण में उन्होंने क्या कहते हैं इनके उसको ही बेस बनाया। सुनीति कुमार चटर्जी का जो वर्गीकरण था उसी को बेस बनाया, बस उसमें इन्होंने क्या करा, पहाड़ी भाषाओं को शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इसके अलावा
कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आज इस बात पर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें क्या था, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो आज के समय पे जो हमारा आम सहमति है उसमें क्या कहते हैं हम लोग कि 5 उपभाषाएं हैं इसके और 18 बोलियां हैं। ठीक, तो आज तक यह है, हो सकता है आगे चेंज हो जाएगा, उसी बात बाद में होगी। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। 5 वर्ग जो हमारे बांटे गए उन्हें उपभाषा कहते हैं। उन उपभाषाओं के अंतर्गत ही 18 बोलियां आती हैं। इन्हीं उपभाषाओं के अंदर क्या होती है, 18 बोलियां आती हैं। अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि थी जो, उसका विकास कैसे हुआ। तो देवनागरी लिपि का विकास देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, वही वर्ण कहलाते हैं जिस पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। और वो जो वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं ध्वनि वाले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आप लिपि कहते हैं। ठीक, लिपि का विकास कैसे होता है, तो पहले चित्रलिपि आती है, फिर प्रतीक। पहले आप चित्रों को बनाना स्टार्ट करोगे, देखा होगा आपने, पहले आदि मानव चित्र बनाया करते थे ऐसे ऐसे कुछ भी करके। फिर उसके बाद क्या आता है आपका प्रतीक, जो उसके लिए सिंबल्स यूज़ किए जाने लगे। फिर उसके बाद भाव एक्सप्रेस, जो उसे मतलब एसोसिएटेड फीलिंग्स होती थी, ऐसा कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जाने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हम ध्वनियाँ यूज़ करते हैं उन ध्वनियों को वर्णों के रूप में लिखा जाने लगा। आज के समय पे ऐसे ही क्या आता है, लिपि का विकास होता है। तो अब देखो, जो ध्वनि लिपि होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है अक्षरात्मक और दूसरी होती है वर्णात्मक। जो अक्षरात्मक है वो भारत की सारी लिपियाँ इसी पे बेस्ड हैं, और जो वर्णात्मक है वो रोमन लिपि है, यानी कि आपकी जो उधर बोली जाती है उसमें रहता है, फॉरेन कंट्रीज में। अब देखो कि गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए थे, एक तो उत्तरी ब्राह्मी और दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से आपका जिसका विकास हुआ वो थे आपके, एक तो तमिल लिपि थी जिसे हम कलिंग लिपि भी कहते हैं, और दूसरा तेलुगु कन्नड़ लिपि, और ग्रंथ लिपि जो तमिलनाडु के अंदर है, मलयालम लिपि जो ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुआ है। ठीक, तो इनका विकास किससे हुआ है, दक्षिणी ब्राह्मी से हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, तो ये है। अब देखो उत्तरी ब्राह्मी ब्राह्मी से क्या हुआ, ये तो दक्षिणी ब्राह्मी थी। अब उत्तरी ब्राह्मी से क्या हुआ कि उत्तरी ब्राह्मी 360 ईस्वी तक थी। फिर उसके बाद गुप्त लिपि आई, फिर उसके बाद सिद्ध मातृका लिपि आई जो कि 6ठी सदी से 8वीं से 9वीं सदी तक थी। इसी में ही आपकी कुटिल लिपि आती है, हैं। और कुटिल लिपि से ही आपका निर्माण होता है किसका, देवनागरी लिपि का, और साथ में किसका होता है, सारदा लिपि का। ठीक है, तो देवनागरी लिपि और क्या आता है आपका, सारदा लिपि किससे आई है, आपकी कुटिल लिपि से आई है। और सारदा लिपि के अंदर आपको देखने को मिलेगी गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। बाकी इसके आगे हम हिंदी के सम्मेलन उम्मेलन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।